नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। और सबसे पहले देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर कांवड़ यात्रा पर जारी है असमंजस। इस बीच आज सीएम पुष्कर धामी सचिवालय में एक बैठक करने वाले हैं। 2:30 बजे ये बैठक होगी, जिसमें मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद होंगे। हम आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सीएम ने हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब मामला उत्तराखंड पर है कि क्या वो कांवड़ यात्रा को मंजूरी देती है या फिर नहीं। वहीं आईएमए की बात की जाए तो आईएमए ने कांवड़ यात्रा नहीं कराने की चिट्ठी एक सीएम को लिखी है और कोविड की तीसरी लहर का इसमें हवाला दिया गया है। वहीं मीटिंग से पहले स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जनता की भावनाओं को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। वहीं यात्रा को लेकर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी। कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार ग्रामीण से विधायक यतीश्वरानंद का कहना है कि मुख्यमंत्री कोई ना कोई सकारात्मक फैसला जरूर लेंगे। मेला हम सब का आस्था का एक बहुत बड़ा वो है, और दूसरा यह है कि तीसरी लहर आने की भी पूरे देश और विश्व में बहुत चर्चाएं हैं। अब चूंकि कांवड़ मेला 4 राज्यों के बीच का एक मेला है, उसमें उत्तराखंड भी है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उसमें दिल्ली भी है, उसमें हरियाणा भी है, और चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आपस में बैठक होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी 2:30 बजे इस विषय पर मीटिंग ले रहे हैं, और इस पर क्या फैसला होगा ये आपको मीटिंग के तत्काल बाद पता चल जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अगर बात की जाए जिस तरह से आज की ये बैठक होनी है कांवड़ यात्रा को लेकर, बेहद अहम है, लेकिन इसमें 2-3 बात है जो कि ये लगता है कि हो सकता है कांवड़ यात्रा पर मुहर लग जाए, जिसमें पहला तो धार्मिक भावना की बात हो रही है, जैसा मंत्री धन सिंह रावत को भी हम सुन रहे थे उनकी बात। दूसरा ये कि उन्होंने कहा है कि 4 राज्यों से होकर ये कांवड़ यात्रा गुजरती है। अगर 2-3 राज्यों ने भी इसकी सहमति दे दी है तो ऐसे में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसा प्रोटेक्शन हो सकता है जिसको लेकर कोविड की यात्राओं को शुरू किया जा सके और हामी भरी जा सके। इस पे क्या देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल नीलू, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बीजेपी ऑफिस से निकले, तब भी मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि कांवड़ यात्रा को लेकर उनका क्या प्लान है। उनका वही कहना था कि जनता की जान बचाना उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, किसी की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। यानी बैठक से 1 घंटे पहले भी मुख्यमंत्री का यही बयान है कि किसी की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश इस यात्रा को बैन नहीं करने जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिमी यूपी से एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु, लगभग 3 करोड़ के आसपास श्रद्धालु, उसमें हरियाणा और दिल्ली के श्रद्धालु भी मौजूद हैं, जो शिव भक्त कहें या कांवड़िए कहें, जिनको हरिद्वार आना है, वो संख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास की है। ऐसे में अब पुष्कर धामी के सामने चैलेंजेस यही है कि हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है और उत्तराखंड में बीजेपी की गवर्नमेंट है। ऐसे में बीजेपी के जो विचारधारा का संदेश है, शिव भक्तों को नाराज न करने का संदेश है, उस पर अगर पुष्कर धामी चलेंगे तो हो सकता है कि देवभूमि होने के नाते पुष्कर धामी इसको लेकर यह प्लान करे कि संख्या सीमित कर ली जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए, आरटीपीसीआर की बाध्यता यहां पर रखी जाए, जिनका डबल वैक्सीनेशन हो चुका है उनको यहां पर एंट्री दी जाए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड का जो बड़ा बॉर्डर यूपी से टच करता है, वहां पर आप इस व्यवस्था को किस तरीके से बनाएंगे? क्या यूपी सरकार ने जिस तरह व्यवस्थाएं की है, क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट उसको अपनी नजीर मानेगी और उसके हिसाब से काम करेगी? तो पुष्कर धामी के सामने सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो इतिहास है। इतिहास इस लिहाज से कि कुंभ में यहां पर जिस तरह चीजें डिरेल हुई, कुंभ की जिस तरह आलोचना हुई, कुंभ को यहां पर कोरोना का स्प्रेडर माना गया, तो अब यहां पर पुष्कर धामी के सामने चैलेंज है कि अगर कांवड़ से कहीं कुछ बात 19 और 20 हुई, कहीं पर कोई गड़बड़ हुई, तो सरकार के सिर पर ठीकरा फूटेगा। तो माना यह जा रहा है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि बीच का रास्ता आज की बैठक में पुष्कर धामी निकाल सकते हैं, कि ताकि यात्रा का भी यहां पर एक सांकेतिक और यात्रा का संदेश भी खराब ना हो, और यहां पर एक मैसेज जनता के बीच ये भी खराब ना हो। बिल्कुल, और कई बार दीपांकर ऐसा होता है, व्यवस्थाएं बनाने की बात तो की जाती है, लेकिन उन व्यवस्थाओं पर इंप्लीमेंट कितना होता है वो बड़ी बात होती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि पुष्कर धामी को इन सब बातों का ख्याल रखना होगा, तब जाकर कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी जाएगी। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रही है और लगातार दीपांकर आपके साथ भी हम जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इधर उत्तराखंड के आबकारी विभाग से जुड़ी भी एक बड़ी खबर आ रही है। आबकारी मंत्री यशपाल आर्य ने विभाग की पहली मीटिंग ली है, जिसमें 4 साल में 93 करोड़ की वसूली नहीं होने की बात सामने आई है, जिसके बाद यशपाल आर्य ने अधिकारियों पर सख्ती दिखाई है और कहा है कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। यशपाल आर्य ने बताया कि कई दुकान मालिकों ने फर्जी गारंटी दी है और इसकी जांच अब की जाएगी।
और योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि पतंजलि योगपीठ ने देश की आर्थिक समृद्धि में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि पतंजलि ब्रांड नहीं, एक आंदोलन है। रामदेव ने बताया कि पतंजलि योगपीठ ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को छोड़कर सभी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि साल 2025 तक हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी हम पीछे छोड़ देंगे। रामदेव ने कहा कि पतंजलि ने 5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। देश की आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी में लगी हुई थी, इस देश को पूरा ध्वस्त कर दिया था। देश में एक आत्मग्लानि और आत्मविस्मृति का भाव पैदा हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक तमाम जो एमएनसी जिस देश में हमारी अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार कायम किए हुए थी, उनके एकाधिकार को, उनके प्रभुत्व को पतंजलि ने तोड़ा है। और आज हमें कहते हुए ये गौरव है कि पतंजलि ने एक आत्मनिर्भर भारत की एक नई प्रेरणा कायम की है और आत्मनिर्भरता के इस स्वर को इतनी बुलंदी दी है कि आज एकमात्र यूनिलीवर को छोड़ करके बाकी सारी विदेशी कंपनियों को मात्र परास्त ही नहीं किया है, उनको परास्त करके और एक सेवा का, राष्ट्र निर्माण का एक नया कीर्तिमान पतंजलि ने बनाया है। और इसीलिए आज हम अभी तक की जो पतंजलि की सेवाएं हैं उसके ऊपर ये गौरव महसूस करते हुए कि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के संदर्भ में, अनुसंधान के संदर्भ में पतंजलि ने जो विश्व कीर्तिमान बनाया है, उसके हम आंकड़ों के और तथ्यों के साथ यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातों की और देशवासियों का ध्यान दिलाते हुए और अपनी सेवाओं का विनम्र समर्पण करते हुए गौरव अनुभव करते हैं कि हमने जहां एक और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के पूरी श्रृंखला दी है, यहां तो हमने प्रतीकात्मक रूप से मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, मधुनाशिनी, मधुग्रीट, लिवोग्रीट, लिवामृत, ऑर्थोग्रीट, प्रोस्टोग्रीट, एक औषधियों की एक छोटी सी श्रृंखला यहां पर रखी हुई है। और न्यूट्रास्यूटिकल्स की एक नई दुनिया में भी पतंजलि ने प्रवेश किया है, जिसमें अभी लगभग हम 25 प्रोडक्ट ला चुके हैं और 50 प्रोडक्ट्स को लाने की तैयारी है, जिसके ऊपर भी विदेशी कंपनियों का ही एकाधिकार था। इस प्रभुत्व को भी हमने तोड़ा। और हल्द्वानी से खबर लेते हैं। यहां पर कभी इलाज में लापरवाही तो कभी मरीजों के तीमारदारों के साथ मारपीट की खबरों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बना रहने वाला सुशीला तिवारी अस्पताल एक बार फिर से चर्चा में है। अस्पताल में अपने पिता का इलाज कराने आए एक स्थानीय का कहना है कि इलाज को लेकर डॉक्टरों के साथ बहस हुई। आरोप है कि कुछ जूनियर डॉक्टर्स ने इस दौरान तीमारदारों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। अस्पताल प्रबंधन और पुलिस का कहना है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। डॉक्टर अगर दोषी मिले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लगातार अगर हम अपनी कोई चीज अपने मरीज के लिए कुछ कहते हैं तो लास्ट में यहाँ से एक पूरा हुद्दड़ आता है डॉक्टरों का। उसके बाद वहाँ से फोन आता है कि गेट बंद कर दो और डॉक्टर लोग हमें यहाँ मारते हैं। एक व्यक्ति अपने पिताजी को दिखाने लाए थे और अंदर इमरजेंसी में हम समझते हैं डॉक्टरों पे प्रेशर होता है, लेकिन अनदेखी हुई, बदतमीजी हुई। उसके बाद इन लोगों ने कहा भी कि आप तो भाई भगवान स्वरूपी हम लोग मानते हैं, आप राक्षस स्वरूपी क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो पूरा एक हुजूम, एक ग्रुप, एक गुट जो रेजिडेंट होंगे यहाँ के हॉस्टल में, वो सारे अपनी शॉर्ट्स में, बनियान में आए, लैब कोट उतरे। उन्होंने 2 लड़कों को पकड़ के बहुत मारा है और वहाँ पे आप अंदर देख लीजिए उनका हाल क्या है, लहूलुहान हुए हैं। लोगों की जो बातें सुनी गई हैं और उनको उनसे तहरीर ली जा रही है, इसमें जांच की जाएगी। यहाँ पे सीसीटीवी मौजूद हैं इस इमरजेंसी रूम में, उनके बैकअप चेक किए जा रहे हैं और जिसके द्वारा गलती की गई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और चुनाव मोड में आ चुकी बीजेपी अब अपने फ्रंटल संगठनों को एक्टिव कर रही है। सोमवार को प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग के बाद आज बीजेपी अपने सभी 7 फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग ले रही है। मीटिंग में संगठनों को अगले 2 महीने के चुनावी कार्यक्रम सौंपे जाएंगे। कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा कि उन्हें जनता के बीच किस मुद्दों के साथ जाना है। पार्टी कार्यक्रम के अनुसार कैबिनेट मंत्रियों को मंडल स्तर तक जाकर मीटिंग करनी होगी, तो प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा लेवल तक जाकर मीटिंग करेंगे। इसी तरह फ्रंटल संगठनों को भी कार्यक्रम सौंपे जाएंगे। देश के पदाधिकारी, पार्टी के जिलाध्यक्ष और मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक थी
आज सारे मोर्चों के पदाधिकारी प्रदेश में जितने हमारे मोर्चे हैं उनकी बैठक है और चुनाव की दृष्टि से पदाधिकारियों को क्या काम करना है, मोर्चों को किस काम में लगाना है, ये हमारा रोड मैप तैयार है। आज उसी संबंध में बैठक होके उनको अगले 2 महीने का काम हम लोग पार्टी की तरफ से देंगे। और चुनावी मोड में आ चुकी बीजेपी ने अब पूरी तरह लोगों के दिलो दिमाग पर छाने का प्लान तैयार कर लिया है। क्या है बीजेपी की तैयारी, देखिए जरा। उत्तराखंड में चुनावी साल है, इसमें पार्टियां हर वो फंडा अपना रही हैं जिससे हर चूल्हे तक उनकी चर्चा हो सके। बीजेपी इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को माध्यम बनाने जा रही है। इस योजना के तहत गुलाबी और सफेद कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन फ्री दिया जा रहा है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों, मंत्रियों और विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर जाकर इन लोगों को जूट के बैग गिफ्ट करें। बैग पर प्रधानमंत्री की फोटो के साथ संबंधित विधायक या सांसद का फोटो प्रिंट होगा। विधायकों को बाकायदा प्रिंट का डेमो भी भेजा जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और हमारे आदरणीय विधायकगण, माननीय सांसदगण राशन की दुकान के आसपास एक जूट का बैग लेकर के जाएंगे और एक कैंप करके जो व्यक्ति राशन लेगा, यानी कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त करेगा, उसको उस बैग में रख करके अपने घर ले जाएगा। सिर्फ फ्री राशन ही नहीं, इसके साथ फ्री वैक्सीनेशन का भी पार्टी हित में लाभ लेने की प्लानिंग है। बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्रियों को वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर कैंप करना होगा, जहां बैनर पर लिखा होगा थैंक यू मोदी जी फ्री वैक्सीनेशन के लिए। इसके अलावा विधायक घर घर फोन कर लोगों से पूछेंगे कि उनका वैक्सीनेशन हुआ या नहीं। वो हमारे 2 पोस्टर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लगेंगे, अंदर सरकार का पोस्टर होगा। हमारा कार्यकर्ता बाहर खड़ा होके लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जो सहायता होगी, जानकारी होगी, वो देगा और मोदी जी को धन्यवाद देंगे। ये चीजें भले ही आम लगती हों, लेकिन इसके सियासी तौर पर बड़े मायने हैं। उत्तराखंड में गुलाबी और सफेद राशन कार्ड धारक 13 लाख परिवार हैं जो फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जूट के बैग के जरिए उन परिवारों तक पहुंच बनाने की तैयारी में है। देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और उत्तराखंड कांग्रेस में नेता विपक्ष को लेकर मंथन लगातार जारी है और राहुल गांधी से उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मुलाकात के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि नेता विपक्ष पर जल्द फैसला होगा। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि भले ही फैसला लेने में समय लग रहा हो, लेकिन पार्टी जो फैसला करेगी वो सभी को स्वीकार होगा। आज राहुल जी के साथ बैठ करके, क्योंकि कल पूरे साथियों से बात नहीं हो पाई थी, कुछ साथी रह गए थे, तो सारे साथियों से बात करने के बाद मैं समझता हूं कि शीघ्र जो है जो अनिर्णय की स्थिति है उसमें निर्णय लिया जाएगा। सर, कब तक होगा? अनिर्णय की स्थिति है क्यों प्रीतम साहब? और रामनगर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की जसपुर रेंज में एक हाथी का शव बरामद हुआ। वनकर्मियों को यह शव पेट्रोलिंग के दौरान सड़ी गली हालत में मिला। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि मृत हाथी नर था, जिसकी उम्र लगभग 4 साल थी। हाथी के पिछले पैर में घाव था, जिसकी वजह से ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और अपने झुंड से अलग हो गया था। और देश में एक बार फिर बाघों की गणना का काम किया जाएगा और ये गणना हर 4 साल में की जाती है। देश भर के सभी 51 टाइगर रिजर्व में ये गणना की जाएगी। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए कॉर्बेट में 1444 कैमरे लगाए गए हैं। ये गणना कॉर्बेट रिजर्व और कालागढ़ टाइगर रिजर्व में अलग अलग समय पर की जाएगी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इस गणना को जुलाई 2022 से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। और ऋषिकेश पुलिस ने महिलाओं को सम्मोहन कर ठगी करने वाले बाबा योगी प्रियव्रत अनिमेश को गिरफ्तार किया है। ये बाबा जो थे, ये ऋषिकेश के एक सराफा व्यापारी के बाबा के खिलाफ एक तहरीर दी है, जिसमें व्यापारी का कहना है कि उनकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार चल रही थी, जिसको सम्मोहन करते हुए पत्नी से लाखों की ज्वेलरी हड़प ली, जिस पर ऋषिकेश पुलिस ने आरोपी बाबा को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बाबा के खिलाफ हरियाणा में 3 मुकदमे दर्ज हैं और अन्य राज्यों में भी बाबा की जन्म कुंडली खंगाली जा रही है।
बाबा के पास से 4 सोने की अंगूठी, सोने का बड़ा हार, इसके अलावा भी कई और आभूषण मिले हैं जिनकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। और हम आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है और उससे पहले आज सीएम खुद वाराणसी पहुंचे हैं। अलग अलग जगह पर जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, वहां पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि वहां पर काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तमाम बातों का निरीक्षण करते हुए सीएम योगी को इस वक्त आप सीधे वाराणसी में से देख पा रहे हैं। विकास कार्यों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम यहां पर पहुंचे हैं, अधिकारियों से बातचीत हो रही है कि किस तरह से यहां पर काम चल रहा है। तो सीएम योगी को इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाराणसी पहुंचे हैं सीएम योगी और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले काफी अहम सीएम का ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि जहां जहां कार्यक्रम है, साथ ही जो विकास योजनाएं हैं वो किस हालात में हैं, उसमें काम कितना हुआ है, इन सब बातों का जायजा लेते हुए योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। और जहां पर इस वक्त जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, बाकी अधिकारी भी उनके साथ मौजूद है, यहीं से प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित करेंगे इसी मंच से और इसी मंच पर उपस्थित होकर वहां पर स्थिति का जायजा कि किस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले। सीएम आज वाराणसी के दौरे पर हैं और अभी वहां पर रहने वाले हैं सीएम। बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। इसके अलावा जो विकास योजनाएं जा रही थी जिस पर प्रधानमंत्री की नजर है, उन सब बातों का जायजा लिया। जहां से प्रधानमंत्री काशीवासियों को संबोधित करने वाले हैं, उस मंच पर भी पहुंचे हैं सीएम योगी। वहां पर भी अधिकारियों से बात की है कि किस तरह से यहां पर कार्य प्रगति पर है, क्या कुछ हो रहा है। और 2022 की टक्कर से पहले न्यूज 18 पर सीएम योगी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के बेबाक सवालों पर सीएम योगी ने सभी मुद्दों पर 2 टूक जवाब दिया है। न्यूज 18 को 2022 का रोड मैप बताया। धर्मांतरण से लेकर आतंकियों की गिरफ्तारी तक प्रदेश के हर ज्वलंत मुद्दों पर जवाब दिया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर वार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ओवैसी 19% को प्रभावित करेंगे तो बाकी 81% चुप नहीं बैठने वाले। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीज़ों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। यही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि हमारा वोट, कौन सा वोट उनका है। आप जब सत्ता में थे, कांग्रेस और सपा तो आरोप लगाते हैं कि वो ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी हैं। भाई तो उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेस ही उनके साथ करती रही है, या फिर ये समाजवादी पार्टी ही उनके लिए ज़्यादा उतावली दिखती है। बीजेपी का तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं उनसे। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। जात धर्म की सरकारों मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए
सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया ना आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो, ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मुद्दा और खबर हरिद्वार से लेते हैं, जहां पर ज्वेलरी शोरूम में 2 करोड़ की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 5 और आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। अब तक 8 आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारी मात्रा में सोना और चांदी भी बरामद कर लिया गया है। 83 लाख रुपए की बरामदगी का पुलिस ने अब तक दावा किया है। लूट गैंग का सरगना भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।